नमस्कार। आज 14 सितंबर 2025 है और हमारे सामने है न्यूज़ दुनिया की आज की 25 बड़ी खबरें। जी। हमारा इरादा सिर्फ इन सुर्खियों को दोहराना नहीं है, बल्कि इनके पीछे की कहानी क्या है, इनके मायने क्या हैं और ये आपस में कैसे जुड़ी हैं, इसे समझना है। हाँ, बिल्कुल। आज हम प्रधानमंत्री के एक अहम दौरे पर बात करेंगे। उससे जुड़ी जो राजनीतिक सरगर्मी है वो देखेंगे। देश के अलग अलग कोनों से कुछ जरूरी राष्ट्रीय खबरें भी हैं। फिर भारत पाकिस्तान मैच का माहौल तो है ही, हाँ, वो तो है। उस पर भी बात करेंगे। और थोड़ी अंतर्राष्ट्रीय हलचल और हाँ, क्रिप्टो बाजार में क्या चल रहा है, इस पर भी एक नजर डालेंगे। ठीक है। कोशिश यही रहेगी कि मिलकर इन खबरों की तह तक जाएं, थोड़ा गहराई से समझें। बिल्कुल। और आज के स्रोत में काफी विविधता भी है। मतलब राजनीति भी है, खेल भी, अर्थव्यवस्था भी, हर तरफ कुछ ना कुछ अहम हो रहा है। सही बात है। मतलब क्या हो सकता है, शायद यही आज की बातचीत का फोकस रहेगा। बिल्कुल। तो फिर शुरुआत करते हैं सबसे बड़ी राजनीतिक खबर से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन के दौरे पर हैं। मिजोरम, मणिपुर, असम, बंगाल और बिहार। और इस दौरान कुल 71,850 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास होना है। काफी बड़ा अमाउंट है। हाँ, और दिलचस्प बात यह भी है कि ये दौरा उनके जन्मदिन मतलब 17 सितंबर से ठीक पहले हो रहा है। तो इसमें क्या खास है, चलिए इसे थोड़ा और खोल कर देखते हैं। हाँ, ये दौरा देखिए कई मायनों में अहम है। पहली बात तो ये जो आंकड़ा आपने बताया 71,850 करोड़, जी। ये अपने आप में बहुत बड़ा है। ये सीधे तौर पे दिखाता है कि भाई बुनियादी ढांचे मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर, उस पर सरकार का फोकस बड़े पैमाने पर है। और मिजोरम से बिहार तक ये जो राज्य चुने गए हैं, ये भी रणनीतिक हो सकता है। शायद उन इलाकों पर फोकस है जहां विकास की जरूरत ज्यादा महसूस हो रही है या फिर जहां राजनीतिक समीकरण साधने हों। अच्छा। और जहां तक टाइमिंग का सवाल है, जन्मदिन से ठीक पहले, तो अक्सर हम देखते हैं कि इस तरह के बड़े ऐलान या दौरे एक सकारात्मक माहौल बनाने के लिए होते हैं। हाँ, बिल्कुल। सरकार की उपलब्धियों को जनता के सामने रखने का एक जरिया, ये एक तरह से राजनीतिक संदेश देने की भी कोशिश हो सकती है। लेकिन इस दौरे को लेकर, खासकर जो इसका मणिपुर वाला हिस्सा है, उसको लेकर काफी गहमागहमी है। हाँ, वो खबर मैंने भी देखी। खबर यह है कि प्रधानमंत्री के मणिपुर पहुंचने से ठीक पहले वहां जो सत्ता में है बीजेपी, उसके 43 नेताओं ने इस्तीफा दे दिया है। 43, ये तो काफी बड़ी संख्या है। हाँ, और इसने पार्टी के अंदर काफी हलचल मचा दी है। विपक्ष जाहिर है इस मुद्दे को उठा रहा है। सवाल ये पूछा जा रहा है कि प्रधानमंत्री 850 दिन बाद मणिपुर क्यों पहुंच रहे हैं, खासकर तब जब राज्य इतने मुश्किल दौर से गुजरा है। आम आदमी पार्टी की टिप्पणी भी आई है काफी तीखी कि बीजेपी के अपने ही पार्टी छोड़ रहे हैं, अब जनता भी जवाब देगी। इस पर आपकी क्या राय है? ये इस्तीफे क्या दिखाते हैं? देखिए, 43 नेताओं का इस्तीफा, और वो भी प्रधानमंत्री के दौरे से बिल्कुल पहले, इसे सिर्फ संयोग तो नहीं मान सकते। सही बात है। ये पार्टी के अंदर किसी गहरे असंतोष या शायद कोई गंभीर संगठनात्मक मुद्दा है, उसकी तरफ इशारा करता है। मणिपुर की स्थिति पिछले कुछ समय से हम जानते हैं काफी संवेदनशील रही है। हाँ, तो हो सकता है ये इस्तीफे वहां की जमीनी हकीकत, शायद नेतृत्व से कोई नाराजगी हो या पार्टी की रणनीति से असहमति हो, उसका नतीजा हो। और विपक्ष का इस टाइमिंग पे सवाल उठाना तो स्वाभाविक है। वो इसे सरकार की कथित देरी या असंवेदनशीलता उसके तौर पर पेश करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का भी बयान आया है कि सरकार लोगों का भरोसा खो चुकी है। हाँ, तो ये उसी नैरेटिव को, मतलब उसी कहानी को बल देता है। ये इस्तीफे निश्चित रूप से दौरे की जो पॉजिटिव मैसेज है उस पर कुछ हद तक तो परछाई डालेंगे ही, और पार्टी के लिए एक चुनौती भी खड़ी कर सकते हैं। हाँ, मतलब ये सिर्फ एक स्थानीय मुद्दा नहीं लग रहा है, इसके मायने राष्ट्रीय स्तर पर भी निकाले जा रहे हैं। बिल्कुल। और इसी राजनीतिक खींचतान के बीच एक और दिलचस्प बात हुई है। दिल्ली की जो आम आदमी पार्टी सरकार है, हाँ, उन्होंने प्रधानमंत्री के जन्मदिन से ठीक पहले 3,000 करोड़ रुपए का एक विकास पैकेज लॉन्च करने की घोषणा कर दी है। अच्छा। क्या इसे एक तरह की राजनीतिक जवाबी कार्रवाई माना जाए? और उधर असम में प्रधानमंत्री ने भी कांग्रेस पर भारत रत्न सम्मान को लेकर कुछ टिप्पणी की है। ये सब क्या चल रहा है? हाँ, अगर इन सबको एक साथ देखें ना, तो ये बिल्कुल वही है, सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जो राजनीतिक मुकाबला चलता है। हाँ। और संदेशों की लड़ाई। दिल्ली सरकार का ये पैकेज लॉन्च करना, वो भी पीएम के जन्मदिन के आसपास, इसे एक तरह का शक्ति प्रदर्शन कह सकते हैं। या अपनी प्राथमिकताएं दिखाने का तरीका, ये कहने की कोशिश कि भाई विकास सिर्फ केंद्र सरकार का एजेंडा नहीं है। अच्छा। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री का असम में कांग्रेस पर भारत रत्न को लेकर हमला करना, ये दिखाता है कि कैसे पुराने मुद्दों को भी आज की राजनीति में लाकर विरोधियों पर निशाना साधा जाता है। हाँ, ये तो होता है। ये सब
रणनीतिक दांवपेच हैं। हर पक्ष अपना नैरेटिव मजबूत करना चाहता है, दूसरे को कमजोर। ये दिखाता है कि राजनीति सिर्फ नीतियों की नहीं होती, वो प्रतीकों की भी होती है और टाइमिंग की भी। ये बात तो है। अच्छा, इस सियासी गहमा-गहमी से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देश की कुछ और जरूरी राष्ट्रीय खबरों पर नजर डालते हैं। जी। मध्य प्रदेश सरकार ने 17 सितंबर से सेवा पखवाड़ा मनाने का फैसला किया है। ये 15 दिन का कार्यक्रम होगा। सेवा पखवाड़ा। हाँ, इसमें स्वास्थ्य, पोषण और महिला सशक्तिकरण जैसे मुद्दों पर खास ध्यान दिया जाएगा। ये किस तरह की पहल है? देखिए, सेवा पखवाड़ा जैसी पहल जो होती हैं, वो अक्सर गवर्नेंस के एक खास मॉडल को दिखाती हैं। सरकार अपनी प्राथमिकताएं दिखाना चाहती है, जमीनी स्तर पर अपना जुड़ाव दिखाना चाहती है। स्वास्थ्य, पोषण, महिला सशक्तिकरण, ये मुद्दे सीधे आम लोगों से जुड़े हैं। सही है। और प्रधानमंत्री के जन्मदिन के आसपास इस तरह का आयोजन करके सरकार शायद जन कल्याण और सेवा पर अपना फोकस दिखाना चाह रही है। ये एक तरह से सरकार के काम को जनता तक पहुंचाने और एक पॉजिटिव इमेज बनाने की कोशिश भी होती है। अच्छा, और एक अच्छी खबर जम्मू कश्मीर से है। जी। वहाँ रियासी जिले में जो वैष्णो देवी मंदिर है, हाँ। उसकी यात्रा 19 दिनों से रुकी हुई थी। हाँ। वो फिर से शुरू हो गई है और खबर है कि शुरू होते ही भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। ये वाकई एक बहुत सकारात्मक संकेत है। किसी तीर्थ यात्रा का इतने दिनों तक रुकना और फिर उसका दोबारा शुरू होना, ये सिर्फ प्रशासन के लिए नॉर्मलसी लौटने का प्रतीक नहीं है, ये लाखों लोगों की आस्था और भावनाओं से भी जुड़ा है। बिल्कुल। 19 दिन का गैप बताता है कि शायद कोई सुरक्षा कारण रहा होगा या कोई और वजह, लेकिन इसका फिर से शुरू होना और भक्तों का उत्साह लौटना उस इलाके में स्थिरता और विश्वास बहाली की दिशा में एक अच्छा कदम माना जा सकता है। हाँ, लेकिन जहाँ एक तरफ आस्था की ये तस्वीर है, वहीं दूसरी तरफ देश के कई हिस्से मौसम की मार भी झेल रहे हैं। हाँ, वो खबरें भी हैं। उत्तर प्रदेश में गंगा और यमुना नदियां उफान पर हैं। कई जगहों पर खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। और हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश का सिलसिला थम नहीं रहा। पिछले 24 घंटों में 4 और लोगों की मौत की खबर है और इस मानसून में मरने वालों की कुल संख्या 389 हो गई है। 389, ये आंकड़ा तो वाकई बहुत चिंताजनक है। बहुत ज्यादा। हाँ, ये आंकड़े बहुत गंभीर हैं। उत्तर प्रदेश में बाढ़ का खतरा और हिमाचल में लगातार मौतें, ये दिखाता है कि ये मॉनसून इस साल कितना विनाशकारी साबित हो रहा है। हिमाचल में 389 मौतें, ये एक बहुत बड़ी त्रासदी है। जी। और ये सिर्फ जानमाल का नुकसान नहीं है, ये इन राज्यों के इंफ्रास्ट्रक्चर पर, खेती पर, अर्थव्यवस्था पर बहुत गहरा असर डालता है। हाँ। इनसे निपटने के लिए फौरी राहत तो चाहिए ही, साथ में लंबी अवधि की योजनाएं जैसे बेहतर डिजास्टर मैनेजमेंट और जो क्लाइमेट चेंज के असर हैं उनको कम करने के उपाय, ये सब बहुत जरूरी हो जाते हैं। और मौसम का असर सिर्फ उत्तर और पहाड़ी राज्यों तक ही नहीं है। राजस्थान के भी कई जिलों से खबर है कि वहां धूल भरी आंधी आई, तेज बारिश हुई और खड़ी फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है। ओहो। किसानों के लिए तो ये एक बड़ा झटका है। बिल्कुल। राजस्थान जहां वैसे ही पानी की कमी रहती है, वहां इस तरह की बेमौसम बारिश और आंधी फसलों के लिए तो बहुत नुकसानदायक हो सकती है। ये दिखाता है कि मौसम का जो एक्सट्रीम बर्ताव है, मतलब एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, वो अब कितने अनप्रिडिक्टेबल हो गए हैं। एक तरफ बाढ़ है, दूसरी तरफ फसल खराब करने वाली आंधी बारिश। ये घटनाएं हमारी खेती पर निर्भर अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ी चुनौती हैं। फूड सिक्योरिटी पर भी असर पड़ सकता है। सही बात है। इन गंभीर खबरों के बीच अब थोड़ा मूड बदलते हैं। हाँ। एक ऐसे मैदान की बात करते हैं जहां आज रोमांच एकदम चरम पर है। खेल का मैदान। हाँ, बिल्कुल। दुबई में आज एशिया कप 2025 का वो मैच है जिसका हम सबको इंतजार रहता है। भारत बनाम पाकिस्तान T20 मुकाबला। जी हाँ। माहौल तो पूरी तरह से बना हुआ है। भारतीय खेमे से सूर्य कुमार यादव का बयान आया है कि मैदान पर आक्रामक रुख देखने को मिलेगा। और विराट कोहली ने भी कहा है कि दुबई में भारत पाक मैच हमेशा खास होता है। ये सिर्फ एक मैच नहीं होता है ना? बिल्कुल नहीं। भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच ये सिर्फ एक खेल नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। इसमें इतिहास है, जुनून है, करोड़ों लोगों की भावनाएं हैं। हाँ, और खिलाड़ियों पर दबाव भी बहुत ज्यादा होता है। जैसा आपने बताया, एशिया कप में ये टीमें 18 बार भिड़ी हैं, भारत 10 बार जीता है, तो पल्ला भारत का भारी रहा है। जी। लेकिन इतिहास के आंकड़े मैदान पर ज्यादा मायने नहीं रखते। उस दिन कौन कैसा खेला वही सब तय करता है। सही है। और दुबई जैसा न्यूट्रल वेन्यू भी हो, तब भी माहौल किसी घरेलू मैदान से कम नहीं होता।
सूर्य कुमार का आक्रामक रुख वाला बयान और कोहली का इसे खास बताना, ये दोनों ही बातें इस मैच के हाई वोल्टेज नेचर को दिखाती हैं। ये सिर्फ दो टीमों का नहीं बल्कि दो क्रिकेट खेलने वाले देशों की उम्मीदों और प्रतिष्ठा का भी मुकाबला बन जाता है। वाकई उम्मीद है कि खेल भावना बनी रहे और एक शानदार मैच देखने को मिले। बिल्कुल। चलिए अब क्रिकेट के मैदान से निकलते हैं और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर नजर डालते हैं। दुनिया के अलग अलग हिस्सों से भी कई अहम खबरें हैं जी। अपना पड़ोसी देश नेपाल, वहां राजनीतिक संकट गहराता दिख रहा है। प्रधानमंत्री केपी ओली ने इस्तीफा दे दिया है। कुछ खबरें आ रही हैं। नेपाल का ये राजनीतिक घटनाक्रम महत्वपूर्ण है, खासकर भारत के पड़ोसी देश होने के नाते। हाँ। वहाँ की जो राजनीतिक अस्थिरता होती है उसका असर क्षेत्रीय स्थिरता पर भी पड़ सकता है। प्रधानमंत्री का इस्तीफा और नए नेतृत्व को लेकर जो खींचतान चल रही है, ये दिखाता है कि वहाँ लोकतंत्र अभी भी एक तरह से संक्रमण के दौर में है। हिंसा की खबरें चिंताजनक है। उम्मीद करनी चाहिए कि स्थिति जल्द सामान्य हो। भारत तो हमेशा से नेपाल में राजनीतिक स्थिरता का पक्षधर रहा है। जी। उधर यूरोप में लंदन से खबर है, सरकार ने एक नया अवैध आप्रवासी कानून बनाया है। हाँ। उसके खिलाफ 1 लाख से ज्यादा लोगों ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया है। ये तो काफी बड़ा विरोध लग रहा है। हाँ, 1 लाख से ज्यादा लोग, ये निश्चित रूप से बहुत बड़ा प्रदर्शन है। और ये दिखाता है कि ब्रिटेन में इमिग्रेशन पॉलिसी को लेकर कितनी गहरी बहस चल रही है। ये कोशिश करती हैं। सही है। लेकिन ऐसे कानूनों का विरोध होना, खासकर मानवाधिकारों और नागरिक स्वतंत्रता के सवालों पर, ये भी लोकतांत्रिक समाजों का एक अहम हिस्सा है। ये दिखाता है कि पॉलिसी मेकिंग और पब्लिक ओपिनियन के बीच अक्सर एक तनाव रहता है। अच्छा। दूसरी तरफ अटलांटिक पार चलते हैं। अमेरिका का फ्लोरिडा राज्य एक प्राकृतिक आपदा से जूझ रहा है। हाँ, तूफान हेलेना। हाँ, तूफान हेलेना ने वहां भारी तबाही मचाई है और अब तक 15 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। ये बहुत दुखद खबर है। तूफान हेलेना लगता है अटलांटिक में बनने वाले उन शक्तिशाली तूफानों में से है जो हाल के सालों में ज्यादा तीव्र और ज्यादा विनाशकारी होते जा रहे हैं। 15 मौतें और भारी तबाही, ये क्लाइमेट चेंज के बढ़ते खतरों की एक और दर्दनाक याद दिलाता है। इससे सिर्फ जानमाल का नुकसान नहीं होता, बल्कि जो प्रभावित इलाके होते हैं उन्हें उबरने में सालों लग जाते हैं। और एक और तनाव की खबर है रूस यूक्रेन सीमा से। हाँ, वहाँ तो तनाव बना ही रहता है। वहाँ हालात फिर से बिगड़ते दिख रहे हैं। भारी गोलाबारी की खबरें आ रही हैं। ये तनाव तो कम होने का नाम ही नहीं ले रहा। रूस यूक्रेन सीमा पर ये जो लगातार तनाव बना हुआ है, ये सच में ग्लोबल पीस और सिक्योरिटी के लिए एक बड़ी चिंता है। बिल्कुल। भारी गोलाबारी की खबरें बताती हैं कि स्थिति कितनी गंभीर है। ये संघर्ष सिर्फ इन दोनों देशों के लिए विनाशकारी नहीं है, इसके जियोपॉलिटिकल और आर्थिक प्रभाव पूरी दुनिया में महसूस किए जाते हैं। हाँ, चाहे वो एनर्जी सप्लाई हो, फूड सिक्योरिटी हो। बिल्कुल, या फिर अंतर्राष्ट्रीय संबंध। और इसका कोई आसान समाधान फिलहाल तो दूर दूर तक नजर नहीं आता। इन अंतर्राष्ट्रीय उथल-पुथल के बीच अब थोड़ा रुख करते हैं अर्थव्यवस्था की दुनिया का, और खास तौर पर उस चीज का जिसकी आजकल खूब चर्चा है, क्रिप्टो करेंसी। हाँ, क्रिप्टो। बिटकॉइन ने एक अहम पड़ाव पार कर लिया है। $62,500 के ऊपर चला गया है। जी हाँ। इससे निवेशकों में काफी जोश है। कहा जा रहा है कि बुल रन यानी बाजार में बड़ी तेजी की आहट तेज हो गई है। बिटकॉइन का $62,500 का लेवल पार करना, ये वाकई क्रिप्टो मार्केट के लिए एक अहम साइकोलॉजिकल बूस्ट है। अक्सर ऐसे इंपॉर्टेंट लेवल जब टूटते हैं तो बाजार में पॉजिटिव सेंटिमेंट बढ़ता है, जिसे तकनीकी भाषा में बुल रन की शुरुआत का संकेत मान सकते हैं। अच्छा। और ये सिर्फ बिटकॉइन तक ही सीमित नहीं लग रहा। जैसा खबरों में है, इथेरियम और सोलाना जैसी दूसरी बड़ी क्रिप्टो करेंसीज में भी तेज उछाल है। हाँ। तो ये एक व्यापक ट्रेंड की ओर इशारा कर रहा है, जहां निवेशक शायद थोड़ा ज्यादा जोखिम लेने को तैयार हो रहे हैं। और जब ये बड़ी करेंसीज अच्छा करती हैं, तो क्या निवेशकों का ध्यान फिर छोटी या नई करेंसीज की तरफ भी जाता है? खबर में जिक्र है कि निवेशकों की नजर अब नए ऑल्ट कॉइन्स पर भी है। ये ऑल्ट कॉइन्स क्या होते हैं? हाँ, बिल्कुल। ऑल्ट कॉइन्स मतलब ऑल्टरनेटिव कॉइन्स। अच्छा। ये बिटकॉइन के अलावा जितनी भी दूसरी क्रिप्टो करेंसीज है ना, उनके लिए इस्तेमाल होने वाला एक आम शब्द है। इसमें इथेरियम, सोलाना, रिपल, कार्डानो ऐसी हजारों करेंसी शामिल हैं। हजारों? जी हाँ। और होता यह है कि जब बिटकॉइन और इथेरियम जैसे मार्केट लीडर अच्छा करते हैं तो अक्सर निवेशकों का कॉन्फिडेंस बढ़ता है और वे ज्यादा मुनाफे की तलाश में इन ऑल्ट कॉइन्स में निवेश के मौके ढूंढते हैं। हालांकि इनमें रिस्क भी ज्यादा होता है। अच्छा, रिस्क भी ज्यादा होता है। हाँ, तो बिटकॉइन की तेजी अक्सर पूरे क्रिप्टो मार्केट में एक पॉजिटिव लहर सी पैदा करती है। समझा। भारत में भी क्रिप्टो निवेशकों के लिए कुछ अहम डेवलपमेंट्स हैं। एक बड़ी खबर वजीर एक्स एक्सचेंज से जुड़ी है।
हाँ, वजीर एक्स। उस पर जो मोरेटोरियम लगा था वो 16 सितंबर को खत्म होने वाला है। निवेशक बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि आगे क्या होगा। ये मोरेटोरियम क्या था और इसके खत्म होने का क्या मतलब हो सकता है? मॉरेटोरियम का मतलब होता है किसी चीज पर अस्थायी रोक। ठीक है। वजीर एक्स के मामले में ये शायद उनके ऑपरेशन पर या कुछ खास तरह के लेन देन पर लगी रोक थी। इसके पीछे रेगुलेटरी कारण हो सकते हैं या उनके अपने आंतरिक मुद्दे हो सकते हैं। 16 सितंबर को इसके खत्म होने का मतलब है कि ये रोक हटाई जा सकती है। निवेशक इसलिए इंतजार कर रहे हैं क्योंकि इससे एक्सचेंज के भविष्य पर, उनके फंड्स की सेफ्टी पर और ट्रेडिंग की सामान्य बहाली पर कुछ क्लैरिटी मिलेगी। हाँ, बिल्कुल। ये फैसला वजीर एक्स के लाखों यूजर्स के लिए बहुत मायने रखता है। और एक और भारतीय एक्सचेंज है बिट BNS। जी। उसने भी एक बयान जारी किया है। वो कह रहे हैं कि वे सुरक्षित तरीके से निकासी मतलब विड्रॉल बहाल करने पर काम कर रहे हैं। इसका क्या मतलब है? बिट BNS के मामले में शायद पहले विड्रॉल को लेकर कुछ दिक्कतें आई होंगी। हो सकता है कोई तकनीकी समस्या हो या लिक्विडिटी का इश्यू रहा हो। उनका ये बयान कि वो सुरक्षित निकासी बहाल करने पर काम कर रहे हैं, ये निवेशकों को भरोसा दिलाने की कोशिश है कि उनके पैसे सुरक्षित हैं और जल्द ही वे उन्हें निकाल पाएंगे। अच्छा। ये दोनों खबरें, वजीर एक्स का मोरेटोरियम और बिट BNS का ये अपडेट, ये भारत में क्रिप्टो एक्सचेंजों के सामने जो चुनौतियां हैं उनको दिखाती हैं, चाहे वो रेगुलेशन से जुड़ी हो या ऑपरेशनल। सही बात है। ये दिखाता है कि ये बाजार अभी भी कितना वॉलेटाइल है और डेवलप हो रहा है। बिल्कुल। क्रिप्टो की इस तेज दुनिया से अब एक शांत और प्रेरणादायक खबर की ओर बढ़ते हैं। जी। आज इंजीनियर्स डे है। जी। यानी अभियंता दिवस। हाँ, बिल्कुल। देश भर में भारत रत्न सर M विश्वेश्वरैया को श्रद्धांजलि दी जा रही है। छात्रों में भी इसे लेकर काफी उत्साह है और इनोवेशन यानी नवाचार पर जोर दिया जा रहा है। हाँ, इंजीनियर्स डे सिर्फ एक दिन मनाने की बात नहीं है। ये हमें याद दिलाता है कि राष्ट्र निर्माण में इंजीनियरों का कितना अमूल्य योगदान रहा है। सही है। सर M विश्वेश्वरैया तो आधुनिक भारत के निर्माताओं में से एक थे। उनका काम आज भी प्रेरणा देता है और इस दिन इनोवेशन पर जोर देना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि आज भारत को तकनीक में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट में नए और इनोवेटिव समाधानों की सख्त जरूरत है। ये दिन युवा पीढ़ी को इंजीनियरिंग के जरिए देश की समस्याओं का हल खोजने के लिए प्रेरित करने का एक बेहतरीन मौका है। बिल्कुल। तो आज हमने काफी सारी चीजों पर बात की। प्रधानमंत्री के दौरे और उससे जुड़े राजनीतिक समीकरणों से लेकर मध्य प्रदेश की सेवा पखवाड़ा पहल, वैष्णो देवी यात्रा की बहाली, देश के कई हिस्सों में मौसम की मार, हाँ, वो भी, हाई वोल्टेज भारत पाक मैच, नेपाल से लेकर लंदन और फ्लोरिडा तक की अंतर्राष्ट्रीय खबरें जी, और क्रिप्टो बाजार की हलचल और आखिर में इंजीनियर्स डे तक कई अहम मुद्दे कवर हुए। इन सभी अलग अलग दिखने वाली कड़ियों को अगर जोड़कर देखें तो क्या तस्वीर उभरती है? एक बड़ी पिक्चर क्या दिखती है? मेरे ख्याल से आज की चर्चा ये दिखाती है कि हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां बदलाव बहुत तेजी से हो रहा है और चीजें आपस में गहराई से जुड़ी हुई हैं। एक तरफ हम बड़े पैमाने पर विकास की परियोजनाएं देख रहे हैं, तो दूसरी तरफ क्लाइमेट चेंज की चुनौतियां प्राकृतिक आपदाओं के रूप में सामने आ रही हैं। सही है। राजनीतिक मैदान में जहां सत्ता और विपक्ष के बीच जोर आजमाइश चल रही है, वहीं अंतर्राष्ट्रीय पटल पर अस्थिरता और संघर्ष के बादल भी मंडरा रहे हैं। हाँ। अर्थव्यवस्था में जहां पारंपरिक क्षेत्रों के साथ साथ क्रिप्टो जैसी नई तकनीकें तेजी से जगह बना रही हैं, वहीं सामाजिक स्तर पर सेवा और नवाचार का महत्व भी बना हुआ है। ये सारी घटनाएं एक जटिल और डायनामिक भारत और दुनिया की तस्वीर पेश करती हैं, जहां अवसर भी हैं और चुनौतियां भी साथ साथ चल रहे हैं। और ये समझना जरूरी है कि एक क्षेत्र की घटना का असर दूसरे क्षेत्रों पर भी पड़ता है। जैसे राजनीतिक अस्थिरता आर्थिक सेंटिमेंट को प्रभावित कर सकती है या अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं हमारी घरेलू नीतियों पर असर डाल सकती हैं। सब कुछ इंटरकनेक्टेड है। ये वाकई सोचने वाली बात है कि कैसे ये सब कुछ एक बड़ी तस्वीर का हिस्सा है। और इसी सोच के साथ हम अपने श्रोताओं के लिए आज की चर्चा से जुड़ा एक सवाल छोड़ना चाहेंगे। जी बिल्कुल। आज हमने जिन विभिन्न घटनाओं पर बात की, राजनीतिक, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, आर्थिक, उन्हें ध्यान में रखते हुए आने वाले कुछ हफ्तों में भारत की राष्ट्रीय राजनीति और अर्थव्यवस्था के परिदृश्य में कौन से बड़े बदलाव या रुझान देखने को मिल सकते हैं, किन चीजों पर नजर रखना जरूरी होगा, इसके बारे में जरूर सोचिएगा।